गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स के बारे में। देखिए, हमने जो CFT की बात कर रहे हैं, CFT में जो विभाजन ऊर्जा होती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। विभाजन ऊर्जा कह दीजिए या हमने उसको विपाटन ऊर्जा या स्प्लिटिंग एनर्जी या अगला नाम हम उसको डेल भी दे सकते हैं, क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी डेल के द्वारा हम किसी संकुल का या कॉम्प्लेक्स के कलर की, उसकी चुंबकीय गुणों की व्याख्या आसानी से कर सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि जो अलग अलग लिगेंड्स होते हैं, दुर्बल लिगेंड्स और प्रबल लिगेंड्स, यानी आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, ये दोनों ही जो लिगेंड होते हैं ये अलग अलग तरह का उस धातु आयन के साथ में मिलकर के अलग अलग तरह का प्रबल वाला प्रबल और दुर्बल वाला दुर्बल फील्ड जो है वो क्रिएट करता है। अब देखिए, उस फील्ड के आधार पर, मतलब हम ये कहें फील्ड क्रिएट करने का मतलब क्या है कि जो दुर्बल लिगेंड होगा उसके लिए जब वो मेटल के साथ में जुड़ा हुआ रहेगा तो डेल का मान क्या प्राप्त होगा, उन्हें कम प्राप्त होगा। और यदि मैं यूँ कहूँ कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड किसी मेटल के साथ में जुड़ करके कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो वो डेल का मान क्या प्राप्त करेगा, क्या देगा, ज़्यादा देगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग लिगेंड प्रबल और दुर्बल, अलग अलग प्रबल और दुर्बल जो लिगेंड हैं वो अलग अलग ही फील्ड क्रिएट करते हैं। अब देखिए, इनको, ये जो लिगेंड्स हैं, इनको इनके घटते हुए फील्ड सामर्थ्य के क्रम में जब हम जमाते हैं, जब हम इनको अरेंज करते हैं तो हमें एक सीरीज प्राप्त होती है। उस सीरीज को हम नाम देते हैं क्या, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यानी जब हम लिगेंड्स को उनके घटते हुए फील्ड सामर्थ्य के क्रम में अरेंज करते हैं तो जो सीरीज हमें प्राप्त होती है उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए, सीरीज में कुछ लिगेंड्स को इस तरीके से रखा गया है, जैसे सबसे ऊपरी छोर पे रखा गया है कार्बोनिल को, उसके बाद CN नेगेटिव, इसके बाद में NO2 नेगेटिव, इसके बाद में डाइपिरिडीन, SO3 2 नेगेटिव, PY, और इसी के इक्वल होता है लगभग NH3, NCS नेगेटिव, H2O नेगेटिव, सॉरी H2O एक्वा जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, हाइड्रोक्सो, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, HCN नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। इस तरीके से हमने इन लिगेंड्स को इनके घटते हुए फील्ड सामर्थ्य के क्रम में जमा लिया है और ये हमें जो सीरीज प्राप्त हुई है इसको हम नाम दे रहे हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखिए, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर कार्बोनिल और ये जो साइनो लिगेंड है ये सबसे ऊपरी छोर पे ऊपर स्थित है, और ऊपरी छोर पर स्थित है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा फील्ड क्रिएट करते हैं या डेल का मान सबसे ज़्यादा हमें इनसे मिलता है। जबकि यदि हम देखें कि F नेगेटिव, Cl नेगेटिव यानी हेलो आयंस के जो भी लिगेंड्स हैं उनको हमने इस सीरीज के सबसे लास्ट में रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सबसे कम फील्ड क्रिएट करते हैं। अब देखिए, कक्षकों का जो विभाजन होता है, कक्षकों का विभाजन धातु और लिगेंड के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। मतलब जो हमने स्प्लिटिंग बता रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है,
जो मेटल एटम होता है और जो लिगेंड होता है उनके बीच की डिस्टेंस के ऊपर निर्भर करता है। यानी हम यूं कह सकते हैं कि वो जो कारक हैं, वो जो फैक्टर्स हैं जो मेटल और लिगेंड को पास पास में लाने में सहायक होंगे, वो सारे के सारे फैक्टर्स डेल के मान को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। फिर से सुनिएगा, वो जो फैक्टर्स हैं जो मेटल एटम और लिगेंड को पास पास में लाने में सहायक होंगे। देखिए मेटल और लिगेंड जितना ज्यादा पास में आएगा स्प्लिटिंग क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसका मतलब कि डेल का मान उतना ही क्या प्राप्त होगा, ज्यादा प्राप्त होगा। तो इस तरीके से अब हम उन फैक्टर्स की चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो मेटल और लिगेंड की डिस्टेंस को कम करते हैं या मेटल और लिगेंड को पास पास में लाने में सहायक होते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो है सबसे जो पहला फैक्टर है वो है नंबर 1, चार्ज ऑन मेटल एटम। यानी धातु आयन पर आवेश। देखिए हम सब जानते हैं कि यदि किसी धातु के ऊपर चार्ज बढ़ता है, चार्ज धातु के ऊपर हमेशा ही कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। हम जानते हैं कि यदि किसी धातु के ऊपर चार्ज बढ़ता है इट मीन्स कि उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। अब देखिए यदि मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास में दो हैं, दो कॉम्प्लेक्सेज है आयरन के, एक है FeH2O का होल 6 प्लस 2 यानी हेक्सा एक्वा फेरिक सेकंड आयन, और दूसरा है हमारे पास में FeH2O का होल 6 प्लस 3। यानी मैं ये कह रहा हूं यहां पे देखिए मेटल एटम सेम है दोनों में, लिगेंड सेम है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है, डिफरेंट है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहां पर आयरन अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहां पे आयरन अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब देखिए यदि मैं बात करूं कि यहां पे Fe+2 है और यहां पे Fe+3 है, तो हमें कौन सा जो मेटल है उसका आकार छोटा होगा, यहां पे Fe+3 का आकार छोटा होगा बल्कि Fe2 से। तो देखिए इससे क्या होगा कि इससे मेटल एटम के ऊपर चार्ज बढ़ने से इसका साइज क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। और साइज देखिए चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है और यहां पर आप इलेक्ट्रॉन एक में तो +2 और एक में +3, प्रोटॉनों की संख्या बराबर है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई है, कम। इससे Fe+2 का साइज तो है बड़ा और इसमें उतने ही प्रोटॉन अब कम इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए यहां पर ये इसका साइज क्या हो गया है, कम। तो देखिए यहां पे यदि हम इस कॉम्प्लेक्स के लिए अब जब आयरन का साइज कम हो गया है तो आयरन का साइज कम हो जाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा कि लिगेंड जो है वो ज्यादा पास में आ पाएगा, और जितना ज्यादा लिगेंड पास में आ पाएगा उतना ही हम क्या कहेंगे, उतनी ही ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का जो रिपल्शन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाने से क्या हुआ है, स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है। तो यहां पर जो डेल का मान हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 9400 सेंटीमीटर इनवर्स, और यहां जो डेल का मान प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 13600 सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए इस तरीके से हम बता सकते हैं कि अगर चार्ज मेटल एटम के ऊपर चार्ज बढ़ा है तो डेल के मानों में इस तरह के परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं।
देखिए दूसरा फैक्टर की बात करते हैं हम। दूसरा जो फैक्टर है वो है ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज। अब देखिए हम जानते हैं आवर्त सारणी के बारे में, हम जानते हैं आवर्त सारणी के अंदर जब हम किसी संक्रमण वर्ग में जाते हैं यानी ट्रांजिशन ग्रुप में जाते हैं, तो देखिए 3D 4D 5D इस तरीके से हमें ग्रुप में मिलते हैं। अब देखिए जब हम 3D से ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो हमेशा ही डेल का मान क्या होता है, बढ़ता है। डेल मैंने क्या कहा आपको, स्प्लिटिंग एनर्जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। और कितना बढ़ता है, जब हम 3D से 4D में जाते हैं। किस में जाते हैं, 3D से 4D में जाते हैं, तो ये मान हमें 40 से 50% तक बढ़ा हुआ मिलता है। जबकि हम यदि 4D से 5D में जाते हैं तो यही मान हमें 20 से 30% तक बढ़ा हुआ प्राप्त होता है। अब इसका यह है कि 3D से 4D में गए हम तो 40 से 50, और 4D से 5D में गए तो 20 से 30% तक ही स्प्लिटिंग का मान क्यों बढ़ता है, यानी यहां पर ये जो प्रतिशत है ये कम क्यों बढ़ा है। ये इसलिए कम बढ़ता है क्योंकि हम 4D से 5D की तरफ जाते हैं तो यहां पर जो उस मेटल का साइज है उसका साइज बढ़ता जाता है, यानी हम यूं कहें कि उसके अंदर एक बाह्यतम कोश बढ़ता जाता है। और बाह्यतम कोश बढ़ते जाने से यहां पर जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो यहां पर स्प्लिटिंग क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से जो संक्रमण श्रृंखला है वो इसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट फैक्टर हमारा वो है लिगेंड का साइज और उसकी ध्रुवणशीलता। साइज ऑफ लिगेंड एंड इट्स पोलराइजेबिलिटी। देखिए साइज ऑफ लिगेंड एंड इट्स पोलराइजेबिलिटी मतलब लिगेंड का आकार और उसकी ध्रुवणशीलता। अब देखिए लिगेंड जब छोटा होगा, लिगेंड जब छोटा होगा तो लिगेंड के छोटे होने से क्या होगा कि डेल का मान बढ़ेगा। और डेल का मान क्यों बढ़ेगा, अब सुनिए, क्योंकि जब किसी मेटल के ऊपर जब लिगेंड आते हैं और अगर लिगेंड का साइज बड़ा है तो वहां पर मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में तो रिपल्शन लगेगा, लेकिन यहां पर लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन है, एक लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और दूसरे लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, उन लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों के बीच में भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो उस स्थिति में जब हमारे पास में लिगेंड का साइज अगर छोटा होगा तो वहां पर लिगेंड प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा। और लिगेंड प्रतिकर्षण कम होगा तो वो इजीली मेटल तक अप्रोच करेगा, और इजीली मेटल तक अप्रोच करने से क्या होगा कि वहां पर वो ज्यादा नजदीक जा रहा है, और ज्यादा नजदीक जा रहा है तो स्प्लिटिंग का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी हम यूं कह सकते हैं कि जैसे साइज ऑफ लिगेंड कम होगा, साइज ऑफ लिगेंड कम होगा तो वहां पर डेल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो इस तरीके से लिगेंड के साइज कम होने से भी डेल का मान बढ़ता है। अगला देखिए, नंबर 4, प्रेजेंस ऑफ पाई ऑर्बिटल्स ऑन द लिगेंड।
यानी लिगेंड के ऊपर पाई ऑर्बिटल्स की उपस्थिति। अब देखिए यहां पे मैं बात कर रहा हूं, अभी हमने जो ट्रांजिशन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी, उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एक छोर पर टॉप पे कार्बोनिल लिगेंड और साइनो लिगेंड लगे हुए थे, जबकि हेलो आयंस कहां लगे हुए थे? सबसे निचले छोर पर लगे हुए थे। उसका कारण क्या है कि क्यों वो टॉप के ऊपर रखे गए थे? क्योंकि वो प्रबल फील्ड उत्पन्न करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड उत्पन्न करते हैं। जिस भी मेटल के साथ में लगते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड उत्पन्न करते हैं। तो अब देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड उत्पन्न करते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड उत्पन्न क्यों करते हैं? वो इसलिए उत्पन्न करते हैं क्योंकि उनके पास में वेकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग कक्षकों की उपस्थिति होती है। तो वो क्या करते हैं कि वहां पर जो मेटल के पाई ऑर्बिटल्स हैं और जो लिगेंड के पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, उनके बीच में क्या हो जाती है? बॉन्डिंग हो जाती है, और बॉन्डिंग हो जाने से वो स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करते हैं। अगली बात है, अगला फैक्टर है नंबर 5, ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देखिए ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स यानी संकुल की ज्यामिति का भी प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर? डेल के ऊपर। पिछले वीडियोस में मैंने आपको ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में बताया था। तो देखिए जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हमने ऑक्टाहेड्रल की पढ़ी थी और टेट्राहेड्रल की जिस समय बताई थी आपको, उस समय ये बताया था कि टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग होती है वो ऑक्टाहेड्रल की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है। अब कम होती है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब एक ही धातु आयन की दो ज्यामिति होती है तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में जो है लगभग जो है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग का मान ऑक्टाहेड्रल की तुलना में लगभग आधा ही रह जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग ज्यामिति का भी प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर? किसके ऊपर? क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स के ऊपर। अब देखिए इस टॉपिक का जो लास्ट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये थे क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। अब हम बात कर रहे हैं, शॉर्ट में बात करेंगे डिफेक्ट्स की, डिफेक्ट्स ऑफ सीएफटी या लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी। देखिए पहली लिमिटेशन की अगर हम बात करें कि सीएफटी जो है, सीएफटी सभी जो कक्षक होते हैं, सभी जो कक्षक होते हैं उनको क्या मानती है? सभी कक्षक नहीं, सभी जो कॉम्प्लेक्सेस के बॉन्डिंग होती है कॉम्प्लेक्सेस के बीच में, उनको क्या मानती है? प्योरली आयोनिक बॉन्ड मानती है। यानी हम ये कहें कि धातु और लिगेंड के मध्य में जो बंध बना हुआ होता है उसको सीएफटी पूर्णतया क्या मानती है? आयोनिक मानती है, जो कि एक तरह से तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि जब प्रायोगिक प्रमाण जब मिले तो उसके अनुसार धातु और लिगेंड के मध्य में कक्षकों का अतिव्यापन होता है, और अतिव्यापन हो जाने से क्या होता है? सहसंयोजक गुण आने चाहिए, और उस सहसंयोजक गुणों की व्याख्या सीएफटी नहीं करती है। यानी हम यूं कहें कि पहली इसकी लिमिटेशन क्या हुई कि ये इसको क्या मानती है? प्योरली आयोनिक मानती है। दूसरी जो इसकी मेजर कमी थी वो क्या थी कि यहां पर जब इसने बॉन्ड को आयोनिक मान लिया, जब बॉन्ड को प्योरली आयोनिक मान लिया, तो यहां पर इसके साथ में अवशोषण स्पेक्ट्रम आना चाहिए था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आना चाहिए था।
लेकिन यहां पर क्या प्राप्त होता है, छोटे छोटे बैंड, छोटे छोटे बैंड्स का एक समूह जिसको हम कहते हैं हाइपरफाइन स्पेक्ट्रम। ये हाइपरफाइन स्पेक्ट्रम क्या है, छोटे छोटे बैंड्स का समूह है जिसको हमने कहा नाम हाइपरफाइन स्पेक्ट्रम यहां पर हमें प्राप्त होता है। होना कैसा चाहिए था, जब बॉन्ड प्योरली आयोनिक था इसका मतलब हमें यहां पर एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन हमें प्राप्त कौन सा होता है, हाइपरफाइन स्पेक्ट्रम हमें यहां पर प्राप्त होता है। जिससे हमें क्या पता चलता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि यहां पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सहसंयोजक गुण जो है वो होने चाहिए। यानी सहसंयोजक गुण कब आएंगे, जब मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी, अतिव्यापन होगा, उस स्थिति में सहसंयोजक गुण आते हैं। लेकिन CFT ने इस प्रकार की मेटल और लिगेंड के बीच की ओवरलैपिंग के बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो यह भी इसकी एक क्या हो गई, लिमिटेशन। अगली लिमिटेशन है इसकी नंबर 3। देखिए, यदि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन धातु के शुद्ध T2G और EG कक्षकों में होता है तो बैंड की जो तीव्रता है वो क्या होनी चाहिए थी, 0 होनी चाहिए थी। लेकिन हमें जो बैंड की तीव्रता का मान है जो प्राप्त होता है वो ये बताता है कि संक्रमण में जो ट्रांजिशन में जो भाग लेने वाले कक्षक हैं या ऑर्बिटल्स हैं वो शुद्ध D कक्षक नहीं है, अर्थात वो कैसे हैं, हाइब्रिडाइज्ड D ऑर्बिटल्स हैं या मिश्रित कक्षक हैं। और इन मिश्रित कक्षकों के बारे में भी CFT कोई व्याख्या नहीं करती है। तो इस तरीके से ये बात हुई किसकी, CFT की लिमिटेशंस की। अब देखिए, ये हमने बात की है कंप्लीटली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। अब जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशंस हैं तो इनमें सुधार करके इनकी जो कमियां थी उन कमियों को बताया किसने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या लिगेंड फील्ड थ्योरी, जो कि हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू।